बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब माइक पोम्पियो दौरे पर थे सऊदी अरब के और मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग हो रही थी और साथ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से भी मीटिंग हो रही थी, जब इनके साथ पूरी मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त हौसी बागियों ने सऊदी अरब के अंदर जद्दा में जो इनकी अरामको की साइट है वहाँ पर मिसाइलों से हमला किया और 2 कुदस मिसाइल हमला करके उन्होंने इनकी साइट को बुरी तरह डैमेज कर दिया। और उसके बाद उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस भी जारी कर दी, जिसके बाद पूरी तरह कैलकुलेट किया गया, देखा गया कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही जगह है जद्दा के अंदर जहां पर अरामको की साइट है और वहां पर जाकर हमला किया गया इनकी ऑयल इंस्टॉलेशन के ऊपर। अब आप ये देखिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये तब मामला आ रहा था कि जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर खुफिया दौरे पे, इसराइल के मुसाद के चीफ भी मौजूद है यूसी कॉन, और उसके अलावा माइक पोम्पियो भी वहां पर मौजूद थे और ये तमाम इनकी मीटिंग जारी है। उधर से हौसी बागियों ने हमला कर दिया। अब इस वक्त सऊदी अरब के पास चीज क्या, देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल खेलता है दोनों साइड से। ये काम क्या करते हैं, अब ये जो हमला हुआ ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। ये थोड़े ही यानी चंद 100 किलोमीटर दूर आप समझ लें इनका जद्दा एयरपोर्ट है। ये दुनिया के अंदर जितने अक्सर हाजी जाते हैं उम्रा करने के लिए जाएं या किसी और मकसद के लिए जाएं, ये इवन के गैर मुस्लिम भी जाए, वो आप जानते हैं कि जद्दा एयरपोर्ट पर जाते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि मक्का के अंदर तो कोई एयरपोर्ट नहीं है, मदीना के अंदर एयरपोर्ट है, लेकिन वो वहाँ से होते हुए फिर आगे अपनी डेस्टिनेशन को ज़्यादातर जाते हैं। इवन के पाकिस्तान इंडिया से भी ज़्यादा जिन लोगों ने जाना होता है वो जद्दा एयरपोर्ट पर जाते हैं। मामला यहाँ तक नहीं रुकता। देखिए अगर वो इस लेवल पर जाकर हमला कर रहे हैं तो जद्दा एयरपोर्ट उनके करीब है, वो आज नहीं तो कल उस लेवल की टेक्नोलॉजी उनके पास आ जाएगी। इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है टेक्नोलॉजी? देखिए रूस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को कहा था ये जो तुम पैट्रियट और ये थार्ड और ये दूसरी तीसरी चीज़ें जो हैं इनकी बजाय तुम S-400 हमसे लो, अमेरिका और इसराइल का प्रेशर छोड़ो, हमसे जब ये लोगे तो फिर उसके बाद कोई अगर तुम्हारी इंस्टॉलेशन पर हमला करके दिखाया, अगर तुमने लिया होता तो तुम्हारी इंस्टॉलेशन पर हमला ना होता। तेल की मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो रही है, जद्दा एयरपोर्ट उनकी रेंज में आने वाला है, ये ज़हन में रखिए। इनको कौन देता है टेक्नोलॉजी? एक तो ओपनली बात की जा रही है कि ईरान इनको सपोर्ट करता है, लेकिन याद रखिएगा इसराइल यहाँ पर डबल क्रॉस करता है। पाकिस्तान के अंदर TTP को असलहा, पैसा और ये चीज़ें किसने दी? इंडिया ने, इसराइल ने और CIA ने। और दूसरी तरफ ये दिखाते रहे कि हम तालिबान के भी खिलाफ हैं, हम फलाना है, और कभी भी इन्होंने दोनों को अलग नहीं किया, अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान को अलग नहीं किया। इसी तरह इसराइल काम ये करता है। ये जो हौसी बागी है इनको वो अपने लोकल लोगों के जरिए नहीं, यानी ऐसे लोगों के जरिए जिनके थ्रू ना पता चले कि ये कहाँ से आ रहा है, वो इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देते हैं। और अब वो जाकर इस लेवल पर आ चुके हैं कि इंस्टॉलेशन पर हमला होता है, फिर उसके अलावा मिसाइल पर हमला होता है। इसराइल ने अपने F-35 से सऊदी अरब की इंस्टॉलेशन पर हमला किया और उसको कबूल करवाया, जिम्मेदारी ली हौसी बागियों ने। ये एग्जैक्टली इसी तरह था जब पाकिस्तान के अंदर रॉ हमला करता था या CIA हमला करते थे या दूसरे और पाकिस्तानी तालिबान को रखा होता था, वो चुप करके सिर्फ जिम्मेदारी कबूल करते थे। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर है, ब्लैक वाटर वाले हमला करेंगे तो दाइश वाले आकर कबूल करेंगे क्योंकि उन्हीं के लोग होते हैं। इसी तरह हौसी बागियों को भी ये चीज़ें देते हैं और इनके अंदर भी जो एलिमेंट्स है वो इसराइल के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पर इसराइल काम क्या करने जा रहा है? हमले होते हैं, इनके पैट्रियट से भी नहीं रुक रहे, ना किसी और से रुक रहे हैं। अब इसराइल यहाँ पर आकर कहने जा रहा है सऊदी अरब को कि तुम आयरन डोम लो। ये आयरन डोम मिसाइल सिस्टम वो इस्तेमाल करते हैं, यानी दूसरी जाने से रॉकेट आता है या कोई मिसाइल आता है उसको रोकते हैं। इसराइल अब ये चाहता है कि सऊदी अरब ले, क्योंकि एक तो डील तो फाइनलाइज हो चुकी है इन सब की, इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए सीक्रेट दौरा भी हो चुका है। अब ये इंस्टॉलेशन पर जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान की मदद नहीं लेंगे, पाकिस्तान की फौज की मदद नहीं लेंगे, ये इसराइल की मदद लेंगे। इसराइल कहेगा कि मैं अपनी फौजें भेजता हूँ। जद्दा तक तो वो जा सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बात है, क्योंकि वहाँ पर तो एंट्री बैन नहीं है। ये जद्दा जाएंगे,
वहां पर जाकर अपनी फौजें, अपने इंटेलिजेंस और तमाम वहां पर जाकर आयरन डोम और तमाम चीजें देंगे। उसके बाद हूसी बागी कई हमले करेंगे, इनको रोकेंगे और कहेंगे देखो हमने तो क्लियर कर दिया, आज के बाद यहाँ पर हमला नहीं हो रहा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरे सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है वो इसराइल के हैंड ओवर करते जाएंगे। आप ये बताइए कि पाकिस्तानी फौज अब क्या सऊदी अरब रह पाएगी? ये रहने नहीं देंगे किसी तरह, इनको बर्दाश्त नहीं होगा। अब यहाँ पर जो हमला हुआ है कि उस वक्त हमला हो रहा था जब बड़ी मीटिंग चल रही थी और सऊदी अरब को अच्छा खासा इससे नुकसान है और उन्होंने कहा है कि हम मजीद हमले करेंगे। चंद दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान ने ओपनली धमकी देते हुए कहा था कि अगर किंगडम की जरा सी भी खरोश भी आती है तो हम पूरी तरह जवाब देंगे। अब ये क्या करेंगे? देखिए यूएई ऑलरेडी सऊदी अरब के साथ उसकी लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही है किस बात पर? वो कहते हैं कि हमने यहाँ से निकले, यमन की जंग में नहीं आ रहे, मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। इस सूरत हाल के अंदर हर मुल्क अपना सोच रहा है। अब वो अलग हो रहे हैं यमन जंग से, उधर से मामला बहुत ज्यादा है। अब ये इसराइल एग्जैक्टली दो तरफ खेलेगा। वो साथ साथ हूसी बागियों को भी सपोर्ट करेगा, साथ साथ सऊदी अरब को भी मदद करेगा और चाहेगा किसी तरह कोई जवाब ऐसा पैदा हो जाए कि मेरी फौजें सऊदी अरब के अंदर घुस जाएं। और एक दफ़ा सऊदी अरब के अंदर आप जानते हैं इसराइल की फौजें घुस गई, उसके बाद मामला क्या हो सकते हैं। इनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि सऊदी अरब के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा, अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ हो गया। हमने बहुत प्रेशर ले लिया सारी ज़िंदगी फलाने, कभी अमेरिका का, कभी हमने अरब ममालिक का, कभी सऊदी अरब का, कभी यूएई का, कभी कतर का। वो हमें फ़ोन कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, एनआरओ करवा रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान को अपना सोचना होगा। हमने बहुत कर लिया, हमने बहुत ज़्यादा इनके तमाशे सह लिए। ये इसराइल की गोद में बैठ गए हैं। हम यमन जंग में नहीं गए, आज देख ले फैसला दुरुस्त साबित हुआ, यूएई भी इनसे अलग हो गया। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फैसला किया था, फौज ने अच्छा फैसला किया। हम क्यों इनकी जंग में घुसे और अपनी गलियों और सड़कों के अंदर जंग को ले आए? इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का फैसला तो दुरुस्त साबित हुआ, लेकिन यहाँ पर जो मामला चले वो बड़े डिफरेंट हैं। एक दफ़ा सऊदी अरब ने इसराइल की फौजों को यहाँ पर घुसा दिया, यहाँ पर उतार दिया, तो पाकिस्तान की फौज के रहने का कोई जवाब नहीं बनेगा। पाकिस्तान को अपने ब्लॉक की तरफ जाना होगा। आज भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सऊदी अरब हमें हाँ करे तो हम ब्लॉक में नहीं जाए। अब हमें अपना सोचना है। ये प्रेशर पहले इमरान खान पर एक साइड से आ रहा था, अब डबल साइड से आ रहा है और आपकी हुकूमत के अंदर अब कुछ लोग बैठे। अब होने क्या जा रहा है पाकिस्तान में भी, इसको समझ ले। आपके मुल्क के अंदर अब ऐसा ऐसा कैंपेन चलेगी। सऊदी अरब के तस्लीम करते एक ग्रैंड फतवा आने वाला है जो यूएई से आएगा, जो सऊदी अरब से भी आएगा और जो मिस्र से भी आएगा। उस फतवे को पूरी तरह फैलाया जाएगा और कहा जाएगा कि हमें इसराइल से ताल्लुकात बहाल करवाने, अब इस्लाम का सहारा लिया जाएगा। इस फतवे के बाद पाकिस्तान के अंदर मीडिया एंकर्स पूरी तरह प्रोग्राम करेंगे, स्टिल अभी से शुरू हो जाएंगे, कैंपेन चलाएंगे। सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया, हमें भी करना चाहिए और नाम लिया जाएगा कि बैतुल मुक़द्दस को, यानी जाकर मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना चाहते हैं। अभी पाकिस्तानी कौम उम्रे में नंबर 1 है पूरी दुनिया में और हज में दूसरे नंबर पर है और ईमानदारी में आज से 3 साल पहले 117वें नंबर पर थे, अब 120वें नंबर पर आ गए। चाइना जिसको ये कहते हैं कि वो ठग है, चोर है, वो 80वें नंबर पर है। यानी जहां मामला होता है हम इस्लाम को बीच में लेकर आते, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहा जा रहा है जी हमें बड़े साल से बाद नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, जो हराम की कमाइयाँ यहाँ से कर करके उम्रे और हज हो रहे हैं। और ईमानदारी की हालत ये है कि आप पूरे मुल्क में घूम ले फिर ले, आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा, आपको मिर्चों की जगह ईंटें कूट कूट कर दी जाएगी, जाली दवाइयाँ दी जाएगी और फिर हज उम्रे हो रहे हैं, महफिल मिलाद भी हो रहा है और फिर उसके बाद हम बहुत सारी तकारीब करें, इस्लाम कॉन्फ्रेंस हो रही है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। लेकिन लोगों को ये नहीं हम गाइड करें कि हराम की कमाइयाँ, धोखे से कमाए गए पैसों से हज उम्रे कबूल नहीं होते। तो आपने बैतुल मुक़द्दस वहाँ पर जाकर करना क्या है जब आपने यही कमाइयाँ लेकर जानी है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर समझे कि आपके मुल्क के अंदर जो ताकतें बैठी हुई हैं वो करना क्या चाहती हैं। बैरूनी ताकतें चाहती हैं इसराइल को तस्लीम करें। आपके ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, वुज़रा बहुत सारे इस खेल में शामिल है। अब फैसला तो आपको करना है कि आप कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने तो अपना फैसला कर लिया है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।